अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्लीट एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट कोर्स। जी दोस्तों, ये कंप्लीट एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट की एक वीडियो है जिसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सप्रेस सिखाऊंगा। अब एक्सप्रेस क्या है? ये एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। अगर आप पीएचपी आपने की है तो पीएचपी का जिस तरह से लारावेल है, अगर आपने पाइथन की है तो उसका जिंगो है। ये क्या करता है कि हमारे कोड को शॉर्ट कर देता है। अगर आपने नोड जेएस नहीं सीखी तो आप जो नोड जेएस है वो आप एक दफ़ा जाके देख सकते हो। चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से लर्न कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये एक जो एक्सप्रेस जेएस है उसका कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको मैं एक्सप्रेस जो है वो कंप्लीट सिखाऊंगा, जिसमें आपको इसको इंस्टॉल करना, इसके ज़रिए सर्वर बनाना, उसके ज़रिए आप HTML फाइल्स को रेंडर करवाना, व्यू इंजन बनाना, उसमें रोटर्स बनाना, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मिडलवेयर, नेक्स्ट, कॉल बैक, आर्गूमेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। जिसके बाद आप एक्सप्रेस जेएस की मदद से प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको कंप्लीट देखोगे, इसके आप एक एक कंसेप्ट को साथ प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको इसकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है और ज़्यादा मैंने इसको कम्प्लेक्स नहीं किया, ताकि जो बिगनर्स हैं उनका इसमें इंटरेस्ट भी पैदा हो और उन्हें चीज़ें जो है जल्दी समझ आ जाएँ। बहुत ही सादा सी लैंग्वेज में सादा सादा चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की हैं। बहुत ज़्यादा जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो मैंने इसमें छोड़ दी हैं, क्योंकि अभी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है एज ए बिगिनर वो आप अभी करो। उसके बाद जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अगर आप एक कंप्लीट एक ही वीडियो में देखना चाहते हो तो या आप इसी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी थोड़े से कच्चे स्टूडेंट हो या आप अभी ऑनलाइन लर्निंग में ज़्यादा आपकी दिलचस्पी नहीं हुई या आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मुश्किल आती है तो आप इस वीडियो को चाहे रोक के भी देख सकते हो। इसके अलावा जो आप अगर चैनल विजिट करोगे, उसकी प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो आपको ये 2 वीडियोस के अंदर भी ये कंप्लीट लेक्चर्स मिल रहे होंगे। आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो या इसी कंप्लीट वीडियो के अंदर भी इसको सीख सकते हो। तो इसमें किसके बाद आप एक्सप्रेस जेएस की मदद से कंप्लीट प्रोजेक्ट बिल्डिंग कर सकते हो। इसके बाद हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट भी कर रहे हैं। अगर मे भी आप लेटर ऑन वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर बाद में देख रहे हैं तो मे भी आप अगर प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स मिल भी जाएँ एक्सप्रेस की मदद से, नोड जेएस की मदद से, जिसमें हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे, डाटा को सेंड करेंगे, उसके बाद कंप्लीट वेबसाइट्स बनाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। अगर आप ये सब चीज़ें जो है वो इस चैनल के ऊपर सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिस ना करें। तो अभी हम एक्सप्रेस नोड जेएस को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। आज से हम एक्सप्रेस सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस क्या है? ये नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है। जिस तरह से अगर आपने और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, अगर आपने पीएचपी की है तो उसके लिए लारावेल है, इस तरह से जो पाइथन है उसके लिए जेंगो है, और सेम इस तरह से जो हमारे पास नोड जेएस है इसका फ्रेमवर्क हमारे पास है एक्सप्रेस जेएस। ये क्या है? सिंपल एक npm पैकेज है। इसको हम अगर इंस्टॉल करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है और आसान हो जाता है। और आलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में लोग इसे यूज़ करते हैं, मतलब जो डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। प्योर जो नोड जेएस है ना, उसके साथ एप्लीकेशन बनाना ये ठीक है, वो अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन वो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऑलवेज़ हमने जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं उनको हमने अडॉप्ट करना है। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास नोड जेएस का आ गया एक्सप्रेस, तो हम एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे। तो मैं इस वीडियो को 3 सीरीज़ के ऊपर रखूँगा, जिसमें मैं आपको पहले वीडियोस में इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा, हम एक सर्वर बनाएंगे, उसके बाद उसको रन किस तरह से करेंगे। मतलब आपको एक कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें आपको मैं इसका फाइल सिस्टम किस तरह से हम HTML फाइल को रेंडर करवाते हैं इसमें, और उसके बाद हम इसमें मॉड्यूल किस तरह से बनाते हैं, राउटर किस तरह से बनाते हैं, और उसके बाद हम इसके ज़रिए 1-2 प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। 3 वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्रेस को कवर अप करूंगा। उसके बाद हम बैक एंड सीरीज को स्टार्ट कर लेंगे। तो नोड एक्सप्रेस को स्टार्ट करने से पहले आपको नोड जेएस आनी चाहिए। उसके लिए अलग से सीरीज़ मौजूद है, जस्ट 6 वीडियोज़ हैं। अगर आप वो 6 वीडियो अच्छे से देख लेते हो उसके बाद आप एक्सप्रेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने नोड जेएस नहीं सीखी, उसके बगैर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपको इसका फ़ायदा नहीं है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, व्यूअरशिप के लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो कंटिन्यू करते रहें। वो आप पहले वो देखो, उसके बाद इसकी तरफ आएँ, ताकि आपका एक कंप्लीट अच्छा सा रोड मैप बने, आप एक सही पाथ पे चलो। तो पहले नोड जेएस की सीरीज़ देख लो, जस्ट 6 वीडियोज़ हैं, आप 2-3 दिन में उसे कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप एक्सप्रेस की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करो। तो एक्सप्रेस को हमने जब
इस्तेमाल करना है उससे पहले हमारे पास Node.js जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। उसकी इंस्टॉलेशन के लिए वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, कार्ड सेक्शन में भी दे दूंगा, वो आप एक दफ़ा देख लो किस तरह से आपने Node.js को इंस्टॉल करना है। अगर पहले आपने Node.js की सीरीज़ देखी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले मैंने जस्ट एक खाली फोल्डर लिया है, इसका मैंने नाम लिखा है Node जावास्क्रिप्ट और YT यूट्यूब के लिए। इसमें सबसे पहले मैं एक npm पैकेज जो है वो इंस्टॉल करूँगा। इससे पहले ना जब हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे रिएक्ट में करें, चाहे हम एक्सप्रेस में करें, चाहे Node.js में करें, सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। तो उसके लिए हम कंट्रोल बैकटिक, तुम्हारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ये ऊपर यहाँ से भी आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे npm init init, मतलब हम अपने प्रोजेक्ट को इनिशलाइज कर रहे हैं, इसको आपने इंटर करना है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देगा, आप इंटर करते जाओगे तब भी ठीक है, लेकिन आप अभी हम सबसे पहले आपको पूछेगा पैकेज का नेम, यहाँ पे पैकेज नेम। तो पैकेज का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, लेटर आपके स्मॉल होने चाहिए। तो मैं इसको रख देता हूँ Node.js कोर्स, सॉरी Node.js पे हमारा एक्सप्रेस है, नोड एक्सप्रेस, कोई भी आप नाम देख सकते हो। फिर इंटर किया, उसके बाद वर्जन भी ख़त्म, डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे रहा। उसके बाद एंट्री पॉइंट इसका index.js, ये भी आपने सेम इस तरह से रहने देना है। उसके बाद टेस्ट कमांड ये भी ख़त्म कर दे, गिट रेपोजिटरी ये भी नहीं चाहिए, कीवर्ड्स इसके अंदर कोई भी नहीं दे रहा। आथर आप देना चाहो दे सकते हो, ना दो तब भी कोई मसला नहीं। आथर मैं इसका दे देता हूँ क्रिएटिव बाबर, आप ना भी दो कोई मसला नहीं। उसके बाद लाइसेंस का भी इंटर कर दिया। उसके बाद आपने इसमें यस लिखना है, यस भी आप लिख सकते हो, सिर्फ वाई भी लिख सकते हो। तो मैं इसमें कंप्लीट यस लिखूंगा और इंटर करूँगा। जैसे आप इंटर करोगे आपके पास एक फाइल बन जाएगी पैकेज.json, जिसको आप ओपन करोगे, इसके पास आपके पास ये एक फाइल जनरेट हो जाएगी इस तरह से, जिस तरह जो हमने ऑप्शन वहाँ से दिए थे, नोड एक्सप्रेस, वर्जन, इसका डिस्क्रिप्शन, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप रिमोट से आप इसका चेंज करना चाहो, ऑथर का नाम चेंज करना चाहो, इस फाइल को आप एडिट कर सकते हो। तो ये हमारे पास फाइल जनरेट होगी। उसके बाद हम इसमें एक और पैकेज जो है वो इंस्टॉल करेंगे, नोडमॉन। इसके वो हमने एक्सप्रेस का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है कि हमें हर दफ़ा जो फाइल रन करनी पड़ती है वो नहीं करना पड़ेगी। एक ही दफ़ा हम फाइल को कमांड बना के रन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फाइल रन होती रहेगी। तो हमारा जो 50% जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। जिस तरह Node.js में हम हर दफ़ा कोई भी कमांड लिखते हैं तो फिर फाइल को रन करते हैं, तो हम एक ही दफ़ा इस फाइल को रन कर देंगे। जिस तरह से हम npm पैकेज को स्टार्ट करते हैं React.js में, तो सेम उस तरह से इसको एक दफ़ा रन कर देंगे, फिर हमें इसकी कोई टेंशन नहीं, फिर ऑटोमेटिकली ये रीलोड होता रहेगा। तो यहाँ पे आप सेम उस तरह से आप npm लिखोगे, npm और i, या पूरा इंस्टॉल लिख लो तब भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप इसको डबल से सेव दे दो, और उसके बाद नोड कंप्लीट नोड के स्पेलिंग, उसके बाद मोन, और इसको कर देना इंटर। ये बस थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको भी ये इंस्टॉल कर लेगा। ये भी जैसे ये इंस्टॉल होगा, इसका जो समला वर्जन है ये भी आपका पैकेज.json के अंदर स्टोर हो जाएगा। आपके जितने भी पैकेजेस होंगे वो आपके इसके अंदर स्टोर होते जाएंगे पैकेज.json के अंदर। आप इसमें एक्सप्रेस करो, आप इसमें नोडमॉन करो, जो भी आप करो। मैंने इसमें नोडमॉन इंस्टॉल किया और ये थोड़ी सी बस देर लेगा तो ये नोडमॉन इसका हो जाएगा। ये क्या करेगा, बस हमें फाइल के लिए मदद देगा, ताकि हम बार बार जो फाइल जो है वो जो रन करनी पड़ती है ना, वो नहीं करनी पड़ेगी, एक दफ़ा बस कमांड दे देंगे। ये हमारे पास नोडमॉन इसका इंस्टॉल हो गया। ये देखिए इसका यहाँ पे वर्जन आ गया नोडमॉन का, तो हमारे पास नोडमॉन इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम इसमें करेंगे एक्सप्रेस को इंस्टॉल। तो उसके लिए भी सिंपल सा मेथड है कि इसको हम यहाँ पे हमारे पास कमांड ख़त्म हुई है, वहाँ पे आपने लिखना है इंस्टॉल या npm i और एक्सप्रेस के कंप्लीट स्पेलिंग लिख देने और फिर इंटर। तो ये हमारा जो एक्सप्रेस पैकेज है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी थोड़ी सी देर लेगा और ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे आप इसमें चाहे कोई भी आप npm पैकेज इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके पास ये Node.js के जो मॉड्यूल्स हैं ये सारे इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोल्डर जनरेट हो जाएगा। जब भी आप npm यूज़ करोगे उसके साथ आप चाहे कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे, नोडमॉन करो, एक्सप्रेस करो, या व्हाटएवर जो भी आप करोगे उसके साथ ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये भी बस थोड़ी सी देर लगे इंस्टॉलेशन में, तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। बस थोड़ी सी ये देखें प्रोसेस का, ये भी होगी इंस्टॉल। अच्छा, इसको अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी हमारे पास एक्सप्रेस का ये वर्जन आ गया, नोडमॉन का। एक्सप्रेस का चाहे लेटेस्ट वर्जन हो, ये ऑलमोस्ट सारे ठीक काम करते हैं, इसके हवाले से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ इस फाइल एक लेनी है। फाइल को आप नाम दो, कोई भी, मैं इसको दे रहा हूँ server.js, और ये हमारे पास फाइल बन गई। अब क्या है कि इसके
अंदर हम जो नोडमोन की फ़ाइल है उसको हम रन करेंगे। नोडमोन के ज़रिए हम फाइल को रन करेंगे। उसका हमारे पास एक और बेस्ट मेथड ये है कि हम package.json में आए और यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर हम एक कमांड खुद से बना दें। यहाँ पे आप कोई भी इसको नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे वेब रन, या सिर्फ वेब दे देते हैं। और उसके बाद सेम आपके सेमीकोलन्स आएंगे, सेमीकोलन्स और उसके बाद आप इसमें फ़ाइल दोगे। तो हमारे पास पैकेज इंस्टॉल है नोडमोन का, तो यहाँ पे लिखूँगा नोडमोन और हमारे पास जो फाइल है उसका नाम है server.js। तो यहाँ पे लिखूँगा server.js और इसके बाद इसमें कॉमा लगा दूँगा। इसको सेव किया और यहाँ पे अच्छा इसके अंदर हम डबल कॉलन लगा देते हैं। मे बी सिंगल कॉलन इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इसके डबल कॉलन लगा देते हैं यहाँ पे नोडमोन server.js। तो ये हमारे पास फाइल इसके ऊपर रन हो जाएगी। तो इस पैकेज को हम यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे npm और रन, जो हमने यहाँ पे कमांड दी है, कमांड हमने दी है वेब, तो यहाँ मैं लिखूँगा पेब। आप इसमें कोई भी रन वेब, डेव रन, जो भी आप इसको नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। वेब को मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास नोडमोन जो पैकेज है वो यहाँ पे रन होने लग जाएगा। ये देखिए नोड सर्वर। तो इसको हम टेस्ट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिर्फ लॉग और यहाँ भी लिखता हूँ मैं हाई। सेव किया तो यहाँ पे आपके पास हाई प्रिंट होगा। ये देखो जितनी दफ़ा मैं सेव करता जाऊँगा यहाँ पे हाई प्रिंट होता जाएगा। हमने फाइल को दोबारा से रन नहीं किया, लेकिन हमारे पास ये हाई जो प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारे पास फ़ायदा हो गया नोडमोन का। अब हम एक्चुअल में जो एक्सप्रेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट लूँगा, उसको नाम दूंगा एक्सप्रेस और इसको मैं इक्वल करूँगा। इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सप्रेस पैकेज को रिक्वायर करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर मेथड है और इसके अंदर हम लिखेंगे एक्सप्रेस। तो इसको हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे ऐप। आप कोई भी नाम रख सकते हो और इसमें हम एक्सप्रेस को इंक्लूड कर लेंगे। अब जब भी हमने एक्सप्रेस को यूज़ करना है हम इसके यूज़ कर सकते हैं ऐप, और उसके बाद कोई भी हमने एक्सप्रेस का फंक्शन देना वो हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ज़रिए ना हम जब भी हम कोई सर्वर स्टार्ट करते हैं तो रिएक्ट में तो ऑटोमेटिकली 3000 के ऊपर रन हो जाता था, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि हम इसमें करेंगे, हम खुद से इसको पोर्ट देंगे किस पोर्ट पे हमने रन करवाना है। तो यहाँ पे दूंगा app.listen, यहाँ पे लिसन, और इसके अंदर आपने पोर्ट का नाम देना है, पोर्ट का नंबर दे देना है। तो मैं अमूमन जो Node.js है वो 8080 पे रन करवाता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हो, 3000 भी दे सकते हो। तो मैं 8080 को सेव करके और यहाँ पे इसको ब्राउज़र में लोड करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट और उसके बाद मैं लिखूँगा 8080 और इंटर। यहाँ पे आ गया कैन नॉट गेट स्लैश। इसका जो ये स्लैश है इसका मतलब होता है इंडेक्स फाइल, कि वो इंडेक्स फाइल को गेट नहीं कर रहा। तो इंडेक्स फाइल यानी हमने क्रिएट ही नहीं की और ना ही इसके ऊपर हमने कोई जो मैंने टेक्स्ट है वो प्रिंट करवाया है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे app.get और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी इसका URL देंगे। तो मैं इसके जो अगर सिर्फ स्लैश URL होगा, मतलब इसका अगर हम कोई टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि इंडेक्स फाइल, और इसके साथ हम एक फंक्शन जो है वो रन करवाते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास ना तीन पैरामीटर होते हैं। एक हमारे पास होता है रिक्वेस्ट का, दूसरा हमारे पास होता है इसका रिस्पॉन्स का, और तीसरा हमारे पास होता है नेक्स्ट का। तो अमूमन जो हम केयर करते हैं वो करते हैं रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट की। जो नेक्स्ट है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ऑलमोस्ट 95% यूज़ नहीं होता, 5% यूज़ होता है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स है इसकी केयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को यूज़ करूँगा और यहाँ पे इसके ऊपर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके ऊपर हम कोई भी जो टेक्स्ट है वो ब्राउज़र में सेंड कर सकते हैं। तो मैं इसमें सेंड कर देता हूँ हेलो, सेव करूँगा और जैसे इसको पेज को रीलोड करेंगे यहाँ पे हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ कि हमने एक सर्वर क्रिएट करके सर्वर को यूज़ करते हुए हमने हेलो जो वर्ड है वो प्रिंट करवा लिया ब्राउज़र के अंदर एक्सप्रेस के ज़रिए। Node.js के ज़रिए हम सर्वर स्टार्ट करते थे, उसमें हमारे पास ज़्यादा टाइम लगता था, वो हमारे पास कोड भी ज़्यादा लिखना पड़ता था, और सर्वर स्टार्ट करने के लिए भी जो ज़्यादा उसका कोड होता था। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 2 लाइनों के अंदर हमने जो सर्वर है वो स्टार्ट कर लिया। अब ये हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको URL इसका समझाता हूँ कि इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेंगे। अब मैं कहता हूँ कि जब इसका URL जो है वो बने यूज़र, जब इसका URL बने यूज़र, यहाँ पे लोकल होस्ट उसके बाद यूज़र बने, तो यहाँ पे लिखा आ जाए हेलो यूज़र्स, और जैसे इसके जरिए मैं स्लैश डाल के इसके आगे लिखूँगा यूज़र
और इसको करूँगा मैं इंटर, तो यहाँ पे आ गया हेलो यूज़र। तो इसके ज़रिए क्या हुआ कि हम किसी भी यूआरएल अपना यूआरएल बना के उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जो प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब यूज़र की बजाय मैं यहाँ पे इसको कोई और करना चाहता हूँ, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़र हमारे पास आ रहा है, वहाँ मैं इसका कर दूँगा यूज़र की बजाय मैं इसका कर देता हूँ लिस्ट। तो यहाँ पे कर देते हैं हेलो लिस्ट। तो जब हम इसका यूआरएल बनेगा लिस्ट का, तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र में लिस्ट प्रिंट होगी, मतलब हेलो लिस्ट। यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट और इंटर, तो हमारे पास आ गया हेलो लिस्ट। तो जो यूआरएल होगा उसके ऊपर जो हम रिस्पॉन्स उसको देना चाहें वो हम दे सकते हैं। तो एक तो हमारे पास इसका ये मेथड हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर ये तो हमारे पास सिंपल इसका टेक्स्ट आ गया। अगर अब हमने इसमें HTML की फ़ाइल को प्रिंट करवाना है, जो एक्चुअल में हमारा गोल होगा, एक्चुअल में हमारा वर्क होगा, क्योंकि हमारा जो स्टाइल होगा, टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगी, वो तुम्हारी HTML फाइल के अंदर आ रही होंगी। तो अब हमने HTML फाइल को रन करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक पैकेज है EJS। तो उससे पहले हम इसके लिए ना एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं व्यूज़ के नाम से। यहाँ पे हमारे पास मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर लेना है, उसको आप नाम दे देना है व्यूज़, VIEWS व्यूज़, और इसको कर देना एंटर। ये हमारे पास फोल्डर बन गया। इसके अंदर आप फाइल कोई भी क्रिएट करोगे, इसके अंदर मैं फाइल इंटर कर देता हूँ index.html और इंटर। अब इसके अंदर हम कोई भी HTML का कोड लिख सकते हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल लिखते हैं। HTML5 इंटर किया और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो IM इंडेक्स। ये फाइल हमारे पास आ गई। अब इस फाइल को हमने ब्राउज़र में रन किस तरह से करना है, इसके लिए हमारे पास एक मेथड ये है कि हम इस फाइल को रेंडर करवाएंगे। लेकिन जो Node.js है, एक्सप्रेस है, इसमें हमारे पास रेंडर करवाने के लिए और पैकेज यूज़ होते हैं। तो एक तो इसमें हमारे पास यहाँ भी ऊपर मैं इसको रन करता हूँ, इसमें हम एक देंगे ऐप। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना, इसी URL के ऊपर मैं यहाँ पे कर देता हूँ response.render, और इसमें हम फाइल ले देते हैं इसकी index.html। सेव किया और यहाँ पे मैं इसके यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि एरर, कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास मॉड्यूल जो है वो मौजूद नहीं है HTML फाइल को यूज़ करने के लिए। तो मैं सिंपल इस कोड को Ctrl+Z करूँगा, नॉर्मल इसका दोबारा कोड लेके आऊँगा जो हमारे पास ऑलरेडी कोड था, ये आ गया। अच्छा, ये ऊपर हमारे पास ऐप, इसको कर, अब ठीक आ गया। अब इसके लिए ना हमारे पास एक पैकेज है, उसको हम कहते हैं EJS। इसके लिए मैं कंट्रोल, उसके बाद सिर्फ उस तरह से बैकटिक्स। तो यहाँ पे मैं एक और न्यू फाइल लूँगा, तो इसके अंदर हम एक पैकेज को और इंस्टॉल करेंगे, npm और IEJS। इसको हम इंटर करेंगे। EJS क्या है कि हमारे पास जिस तरह से हम नॉर्मल HTML कोड लिखते हैं ना, तो हम फाइल की एक्सटेंशन EJS रख के हम HTML का जो कोड है वो रन करवा सकते हैं एक्सप्रेस के ज़रिए ब्राउज़र के अंदर। तो इसको हम ऐसे इंस्टॉल होता है। इसके लिए हमारे पास ना एक मेथड आता है, जैसे ये इंस्टॉल हो गया उसके बाद ये इस मेथड को हम कॉल कर सकेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जब हमने फाइल किसी को रन करना HTML की, तो उसके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं व्यूज़। अगर आपने कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ किया ना, उसमें हमारे पास व्यूज़ होते हैं, रोटर्स होते हैं। अगर आपने काम किया दूसरे के साथ PHP के फ्रेमवर्क के साथ, लैरावेल के साथ, उसके लिए अलग से एक व्यूज़ का फोल्डर बन जाता है, अलग से रोटर्स का फोल्डर बन जाता है। इस तरह से ऑलमोस्ट पाइथन के अंदर भी है, और एक जो है ना ASP.NET के अंदर भी व्यूज़ और मॉड्यूल्स का फोल्डर बनता है। तो सेम इस तरह से ये भी उस तरह से फ्रेमवर्क काम करता है। तो इसके अंदर हमने व्यूज़ का एक फ़ोल्डर बनाया और इसके अंदर हम व्यू को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब सेम जो एक्सप्रेस है इसके ज़रिए करूँगा ऐप के अंदर हमारे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल है। तो यहाँ पे ऐप.सेट, यहाँ पे सेट, और इसके अंदर हम इसका सेट देंगे व्यू, और उसके बाद व्यू इंजन, ये आपने लाजमी लगाना है व्यू इंजन। और फाइल की एक्सटेंशन हमारे पास क्या होगी, EJS होगी, और इसके ऊपर हम फाइल किसको रेंडर करवाएंगे, इसके अंदर हम फाइल का नाम दे देंगे कि हमने इंडेक्स फाइल को रेंडर करवाना है। तो इसके अंदर सिर्फ हम लिखेंगे इंडेक्स। इसको सेव किया, आप फाइल को यहाँ पे रीलोड करेंगे।
इंडेक्स और अच्छा यहाँ पे नॉट सेंड, यहाँ पे कहना रेंडर सेव किया और ये हमारे पास फाइल फेल टू लुक व्यू इंडेक्स डॉट व्यू। अच्छा इसके अंदर हमने जिसकी एक्सटेंशन है वो हमने करनी EJS, जो हमारे पास HTML की इसकी एक्सटेंशन आ रही है ना, उसकी एक्सटेंशन हमने करनी EJS। अब इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे हेलो आई एम इंडेक्स, तो ये हमारे पास जो कोड था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इस EJS के अंदर हम अपना जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ रहा है हेलो आई एम इंडेक्स, इसके आगे हमने प्लस का साइन लगाना, मतलब हमने कोई चीज़ जमा करवानी है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। इसके ज़रिए हम यहाँ पे लेस देन, उसके बाद परसेंटेज का साइन, फिर इक्वल और उसके बाद हम परसेंटेज के साथ इसको कर देंगे यहाँ पे क्लोज। इसके अंदर मैं प्रिंट करूँगा 4+4 और इसको किया सेव, पेज को करेंगे रीलोड, हेलो आई एम इंडेक्स 8। तो इस जिस तरह से हम नॉर्मल HTML कोड लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमने अगर जावास्क्रिप्ट इसके अंदर कोड लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लेस देन का साइन, उसके बाद परसेंटेज, इक्वल और उसके बाद परसेंटेज और ग्रेटर देन के साथ इसको क्लोज कर देंगे। इसके अंदर जो भी हम जावास्क्रिप्ट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवाना चाहें इसके अंदर करवा सकते हैं। किसी वेरिएबल का डाटा कॉल करना चाहें वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास व्यू भी सेट हो गया। अब व्यू के साथ हम किस तरह से खेल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूज़र आ रहा है और यूज़र के ज़रिए हम यहाँ पे अब यूज़र वाली फ़ाइल को रन करवाना है। तो इसी व्यूज़ के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पे और इसको नाम दूंगा मैं user.EJS। अब फाइल की हमारे पास एक्सटेंशन होगी EJS HTML की, क्योंकि इसके अंदर हम जो व्यू इंजन यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं EJS और हमारे पास NPM पैकेज भी इसी को सपोर्ट कर रहा है। इसको किया। अब इसके अंदर मैं सिंपली एक डिव लूँगा। अब नॉर्मल जिस तरह से HTML को कोड लिखते हो ना, सेम उस तरह से इसको कर सकोगे। अच्छा इसके वाले से ना, अगर आपके पास ये कोड हाईलाइट ना हो रहा तो आपने यहाँ पे इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है EJS। तो यहाँ पे आपके पास टॉप पे एक इसकी एक्सटेंशन आएगी EJS लैंग्वेज सपोर्ट। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे EJS स्निपेट को भी कर सकते हैं और बल्कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वाला मोर देन इनफ है। अब इसके अंदर कोई भी हम HTML कोड जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसके अंदर हम user.EJS को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा यूज़र लिस्ट EJS फाइल। अब कोई भी टेक्स्ट मैं बस रैंडम सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ इसके अंदर और server.js में हम अब जो यूज़र के ऊपर इस फाइल को रेंडर करवाएंगे। तो सेम इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इंटर कर दूँगा response.render और यहाँ पे उस फाइल का नाम देंगे। उसके आगे उसकी एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी व्यूज़ के अंदर उसको ये पिक कर लेगा। तो यहाँ मैं लूँगा यूज़र और उसको किया सेव और यहाँ पे जैसे ब्राउज़र के अंदर मैं लिखूँगा यूज़र और ये हमारे पास है यूज़र लिस्ट EJS फाइल। अब इसके ज़रिए आप 5 पेजेस वेबसाइट तो बना सकते हैं CSS की फ़ाइल लिंक करके। अब आपको HTML CSS यूज़ हो रही होगी, लेकिन पता होगा कि उसने Node.js की मदद से इन फाइल्स को यानी क्लोज अप कर रहा है, Node.js की मदद से फाइल को रन करवा रहा है। अच्छा अब ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास होते हैं इसके अंदर राउट्स। तो इसके अंदर हम राउट्स किस तरह से बनाते हैं, तो व्यूज़ के साथ ही हम एक फ़ोल्डर एक और बना लेंगे। इस कंप्लीट फोल्डर के अंदर अलग से व्यूज़ के अंदर फोल्डर नहीं लेना, जहाँ पे व्यूज़ है उसी एक्सटेंशन में उसी फाइल के अंदर उसी समय जो लाइब्रेरी उसके अंदर यहाँ पे एक फोल्डर लेंगे, उसको नाम देंगे हम राउट्स और इंटर किया। अब इसके अंदर एक हम फाइल लेंगे, आप कोई भी फाइल का नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम रख रहा हूँ users.js। इसकी एक्सटेंशन हमारे पास होगी JS और इसके अंदर हमने क्या करना है कि अपना जितना भी व्यूज़ वाला कोड है वो सारा इसके अंदर लिखना है, जिसके अंदर हम फाइल को व्यू कर रहे हैं। और इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, सिंपल हमारे पास server.js के अंदर ये जो कोड है इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट। इतने को जो इंडेक्स वाली फाइल है आप मेन फाइल के अंदर रहने दो, बाकी आप सारा कोड जो है वो इसके अंदर लेके जाओ। अब हमारा कोड जो है ज़्यादा क्लीन अप हो जाएगा। तो इसके अंदर इसको कर दो और इसके साथ भी हम जो एक्सप्रेस है और इसको हमारा नोड में ऑलरेडी एक्सप्रेस को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सेम इस वाली लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको भी यूज़ कर लो। सेम एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस ये हो गया। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट एक ले लो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट और इसको आप नाम दे दो कोई भी, मैं इसको नाम दे देता हूँ राउटर और इसको हम इक्वल कर देते हैं एक्सप्रेस और इसका ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इसके मौजूद होते हैं राउटर और इसको हम यहाँ पे क्लोज अप कर देंगे। अब क्या है कि जहाँ पे हम ऐप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम ऐप की बजाय जो राउटर है इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो अब जो राउटर है इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं, इसको हम जिस तरह से मॉड्यूल बनाते हैं ना, अगर आपने रिएक्ट किया है तो रिएक्ट के अंदर भी, नोड.जेएस के अंदर भी मैंने आपको मॉड्यूल बनाना सिखाए थे, तो सेम उस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और इसको हम इक्वल कर देंगे राउटर, जो हम इसका नाम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम इसका नाम राउटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। आप अगर कोई और नाम रख रहे हो इसका तो आप इसका कोई और नाम भी यहाँ पे रख सकते हो, उसको यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर लोगे। अब server.js में आप क्या करोगे कि इसको आप कर लोगे इंपोर्ट, एक हम वहाँ पे एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पे आप app.listen लास्ट पे इसको कर लो, तो यहाँ पे आप कर लो इसको कांस्टेंट और कांस्टेंट के बाद यूज़र राउट, आप कोई भी इसको नाम दे दो यूज़र राउट्स और इसको इक्वल कर दो रिक्वायर और रिक्वायर के बाद इस फाइल का आप URL दे दो कि हमारे पास सेमीकोलन के अंदर आप इसको दोगे यहाँ पे राउट्स का फोल्डर और राउट्स के अंदर हमारे पास फाइल हमारे पास इंक्लूड है एक यूज़र की, तो ये हमारे पास जो यूज़र राउट्स है इसके अंदर ये फाइल हमारे पास इंक्लूड होगी। अब हमने क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट व्यू है उसके ऊपर आपने कर देना ऐप डॉट यूज़ और इसके अंदर आप जो इसका इंडेक्स है स्लैश उसके ऊपर हम इसको रन करवाएंगे। तो सेम इस जो ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट इसको यहाँ पे रन करवा देंगे। इसको सेव किया, अब सेम URL के ऊपर हम उस फाइल को एक्सेस कर रहे होंगे। अब इसका ये देखो ना, रीलोड किया फिर भी सेम काम कर रहा है। अब इसका क्या मकसद है और ये किस तरह से काम कर रहा है। अब जब हमने जो यूज़ राउटर के ज़रिए उस फाइल को यहाँ पे हमने रिक्वायर कर दिया, इस फाइल के साथ इंक्लूड कर दिया, अब दिखने में तो ये फाइल जो हमारे पास अलग से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन एक्चुअल में जब यहाँ पे ये हमारे पास इंपोर्ट हो गई तो हम सेम इस वाला जो कोड है इस फाइल के अंदर जो कोड लिखते हैं वो सेम उसके अंदर लिख सकेंगे। ये हमारे पास राउटर्स का कमाल होता है। आप और भी राउटर्स क्रिएट कर सकते हैं, मिसाल पोस्ट के लिए अलग से फाइल आप ले सकते हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सेम इस तरह से इसको हम कॉपी पेस्ट करोगे और यहाँ पे अगर मतलब मल्टीपल आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, मतलब आपका लॉन्ग प्रोजेक्ट है जिसमें आपका यूज़र अलग हैं, पोस्ट अलग हैं, आपके पास को प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं, बिग ई-कॉमर्स स्टोर में इस तरह से होता है। यहाँ पे आप सेम वो पोस्ट वाला यहाँ पे करोगे, वो रिक्वायर करोगे और सेम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप यूज़र पोस्ट और उस यूज़र पोस्ट को आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे। सेव किया और अब हम सेम इन URL के ऊपर, अब इस जो हमारे पास server.js है इसके अंदर फाइल मौजूद नहीं है, फाइल हमारे पास मौजूद है user.js के अंदर, लेकिन सेम URL के ऊपर हम वही काम करवा सकते हैं। जिस तरह अब यूज़र के ऊपर हम यूज़र वाली फाइल को रेंडर करवाएंगे तो ये हमारे पास हो रही है। अब लिस्ट वाले के ऊपर हम हेलो लिस्ट जो है वो प्रिंट करवाएंगे, तो सेम इस तरह से हम यूज़ करेंगे लिस्ट, तो हमारे पास प्रिंट होगा हेलो लिस्ट। और उसके बाद हमारे पास ठीक है, अगर हम इसको इंडेक्स के ऊपर करवाएं तो मतलब कोई URL नहीं दे रहे, तो सेम उस तरह से हेलो IM index8, क्योंकि यहाँ पे वो फाइल जो है वो रन करवा रहा है index.egs। ऑलमोस्ट आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी इस लेक्चर के लिए मैं इतना इसको कवर अप कर रहा हूँ। बाकी जो इसका नेक्स्ट वर्जन नेक्स्ट आगे इसका मतलब ट्यूटोरियल होगा वो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में आप इतना ही कर लो वही काफ़ी है। आप फाइल बनाओ, राउटर बनाने आपको आ जाएँ, व्यूज़ बनाने आ जाएँ, एक दो दफ़ा आप इसको प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपने इसके अंदर नोडमोन पैकेज इंस्टॉल करना है। नोडमोन पैकेज हो गया, उसके बाद एक्सप्रेस इसमें इंस्टॉल करना है। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि आपका एक लाइव सर्वर बन जाएगा, बार बार फाइल को रन नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप वीडियो को पोस्ट स्किप करके बैक और देख सकते हो। यहाँ पे आप पैकेज.js के अंदर दोनों इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप एक स्क्रिप्ट लिखोगे, यहाँ पे आप अपना एक npm पैकेज बनाओगे, npm रन और वेब। यहाँ पे आप कोई भी आप अपना नाम भी रख सकते हो कि फलां जो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये कमांड मैं यूज़ करूँगा, npm रन वेब, और वो क्या करेगा, नोडमोन जो है इस फाइल को रन करवा देगा। और ये हमारे पास मेन फाइल है जिसके अंदर हम जो कोड है वो लिसन करवा रहे हैं पोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप पोर्ट भी देख रहे हो 8080। इस पोर्ट के वाले से हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, एक पोर्ट किस तरह से वर्क करती है, HTTP अटैच किस तरह से काम करते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी हम इसी सीरीज़ के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो पैकेज हो गया। उसके बाद सर्वर के बाद आप एक्सप्रेस को इंक्लूड करना है, ऐप के अंदर इसको स्टोर कर लेना है। उसके बाद ये app.get स्लैश मतलब इंडेक्स फाइल के ऊपर आपने response.send उसको करना है। ये रेंडर फाइल को रेंडर करवाएगा, लेकिन आप response.send करोगे तो ब्राउज़र के अंदर आप वो HTML का कोड या आप टेक्स्ट कंटेंट वो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने HTML फाइल को यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं।
दो पैकेज होते हैं, एक हमारे पास होता है पग और एक हमारे पास होता है EJS। तो EJS जो ज़्यादा यूज़फुल है, जो पग है वो भी सेम इस तरह से काम करता है, लेकिन वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव एक बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी हैं, हैंडल बार्स भी हैं और 2-4 और भी अब पैकेजेस आ चुके हैं, लेकिन EJS जो ये ज़्यादा मुझे पर्सनली पसंद है। तो EJS के ज़रिए आप HTML फाइल को रेंडर करवा सकते हो। अब इसमें हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा, एक्सप्रेस के सर्वर जो है वो बनाया, एक्सप्रेस की मदद से टेक्स्ट कंटेंट जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम इंडेक्स जो HTML की फाइल्स हैं उनको हम किस तरह से ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इतना कुछ देखा। इसके हवाले से अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आई थिंक थोड़ा सा धुआं हो गया तो इस वजह से मेरा जो है ना वो सांस जो है अटक रहा है, तो भी एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ Express.js। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिडलवेयर क्या है, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं इनमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इनको इंतहाई सिंपल रखूंगा और सिंपल वे में आपको बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें भी समझ आ जाएं, अल्टीमेट आपको पता चल जाए कि इसे हमने प्रोजेक्ट में किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब आपको पता है मैं जितने भी मेरे ट्यूटोरियल्स हैं मैं ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता, जो उसके सिंपल पार्ट्स होते हैं वो मैं रखता हूँ, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी में वो अगर यानी एक कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, अगर तो हम सीधा सीधा काम कर सकते हैं, अगर वो मैं आपको CMD की मदद से लेके चला जाऊँ तो अक्सर लोग जो मेरी तरह वो CMD से बड़े डरते हैं, यार कमांड लगानी पड़ेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उनके लिए मैं पहले सिंपल पोर्शन रखता हूँ। जब सिंपल उन्हें चीज़ करनी आ जाती है उसके बाद वो चाहे CMD में चले जाए या जिस चीज़ में मर्जी जाना चाहे वो जा सकते हैं। पहले मैं सिंपल पार्ट रखता हूँ कि सिंपली उनको चीज़ें समझ आने लग जाए। जब उन्हें पता चल जाए कि हम सिंपल वे में इस चीज़ को इस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ये पार्ट ऑफ कोड जो हम इस तरह से भी रन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर अगर वो जाना चाहें CMD में, वैसे आपको CMD यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि एज ए डेवलपर आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और Node.js में तो CMD का बहुत ज़्यादा काम होता है, यानी इसमें आप बहुत ज़्यादा CMD यूज़ करते हो। अगर हम ये टर्मिनल भी यूज़ कर रहे हो तो ये भी कमांड प्रॉम्प्ट है, ये भी हम CMD यूज़ कर, लेकिन ये इसके अंदर ही टर्मिनल मौजूद है तो हम यहीं पे यूज़ कर लेते हैं VS कोड में। तो आपको ये भी आना चाहिए। लेकिन मैं यानी बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मैं अपने लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा सिंपल रखता हूँ उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि जब मैं सीख रहा था चीज़ें तो मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुश्किल से आप ना बचें। तो सिंपल वे में चीज़ों को आपने बस अंडरस्टैंड करना कि हाँ इस तरह से चीज़ काम कर रही है। जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट करते हो तब आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से कवर होते हैं। पहले आपको बेसिक थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए, जब प्रोजेक्ट करते हो तब आपके सारे कंसेप्ट कवर अप हो जाते हैं। अगर स्टार्ट में ही से सारी थ्योरी करने लग जाओ तो फिर वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है कि इसे हम फिर प्रोजेक्ट में यूज़ किस तरह से करेंगे, और ऑलरेडी बंदा पहले स्टक हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगा वो मिडलवेयर फंक्शन क्या है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने एक्सप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसे आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो अब मैंने क्या किया, एक्सप्रेस को ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैंने स्टोर करवा लिया एक्सप्रेस वेरिएबल के अंदर। अब उसको मैंने आगे को स्टोर करवा लिया ऐप के अंदर, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी इसी तरह से था। बाकी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कोड लिखा था ये नीचे वाला, जिसमें व्यूज़ और आपको रोटर लगाना सिखाए थे, वो आप मैंने सारा कमेंट कर दिया है, क्योंकि मैं अब इसका जो बेसिक पार्ट प्रीवियस वो उसमें आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, जो आपने ऑलरेडी किया है लेकिन आपको में भी ना पता चला हो कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। अल्टीमेट आपको मैंने बता दिया कि HTML फाइल को किस तरह से रेंडर करवाना है, फाइल को एग्जीक्यूट किस तरह से करवाना है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी हमने एक फंक्शन लगाना है जिसमें एक्सप्रेस के ज़रिए, तो आपने यहाँ पे ऐप के अंदर हमारी एक्सप्रेस स्टोर है, app.get। अब इस तरह से गेट और पोस्ट ये भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो अभी ये क्या है वो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, जिसमें आपको एक्सप्लेन करूँ। अब सिंपल वे में इसको इस तरह से बता देता हूँ कि ये हमारे पास डाटा को सेंड करने के दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है गेट और एक हमारे पास होता है पोस्ट। जो सबसे सिक्योर है, जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है पोस्ट। जो गेट है वो अनसिक्योर है। वो इससे क्या होता है कि जो डाटा जो हम नॉर्मली अगर लॉगिन डिटेल्स हैं या साइन अप फॉर्म है उसमें आप गेट नहीं यूज़ करते,
क्योंकि गेट की मदद से क्या होता है कि जो आपका URL है, जो आपके उसमें जितना भी आपने डाटा दिया है वो आपके सर्च बॉक्स में आ जाता है, तो वो फिर ये अच्छा नहीं है। तो पोस्ट इससे बेस्ट रहता है। पोस्ट से क्या होता है कि वो जो डाटा है वो सर्च बॉक्स में नहीं आता। तो आप ये पोस्टिंग वगैरह करने के लिए तो आप गेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए, साइन अप फॉर्म बनाने के लिए, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टोर करवानी, जो आप किसी को शो नहीं करवाना चाहते या आप लीक नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप पोस्ट यूज़ करते हो, उसके लिए आप गेट नहीं यूज़ करते। तो अब नॉर्मल फाइल को रन करने के लिए हम गेट यूज़ करेंगे, ताकि हमने index.html और उसके बाद index.js वो हमने फाइल का URL भी साथ में रन करवाना होता है। app.get, और अब ये जो गेट है ये क्या है, ये हमारे पास HTTP मॉड्यूल है। इससे आप कह सकते हैं HTTP मेथड, ये आपका जो मिडलवेयर फंक्शन है उसको अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। मैं इसको आगे मज़ीद लिखता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अब उसके बाद ये हमारे पास जो पार्ट होता है, ये हमारे पास होता है फाइल पाथ, मतलब जिसमें आपका जो पाथ होता है फाइल का वो स्टोर होता है। जब आप इसके आगे कोई फाइल लिखी होगी तो मतलब उस फाइल का एड्रेस है, लेकिन जब ये सिंपली सिर्फ लाइन लगी होगी, सिर्फ स्लैश लगी होगी, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है इंडेक्स पेज। इसका क्या मतलब है फिर? इंडेक्स पेज। तो इसके ऊपर index.html रन होगी, index.js रन होगी, लेकिन अगर इसके अलावा कोई फाइल होगी तो हम उसका नाम देंगे। तो अब app/get, अब इसका क्या मतलब है? इस URL के ऊपर, तो इस अब ये URL क्या है? ये इंडेक्स URL है। मतलब जब कोई भी पेज नहीं लोड हो रहा तो सिंपली जो फर्स्ट पेज लोड हो रहा है, जो फर्स्ट फाइल लोड हो रही है, index.html हो, index.js हो, index.php हो, जो फर्स्ट फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली जो क्रॉलर है उसे गेट करता है। मतलब जब जो आपकी वेबसाइट की फर्स्ट फाइल होती है उसे हम उसका नाम ही आपने इंडेक्स रखना होता है। index.html हो, index.php हो, अगर आप PHP यूज़ कर रहे हैं, सेम इस तरह से अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी आप इंडेक्स यूज़ करोगे। जो आपकी फर्स्ट फाइल होगी उसका नाम होगा इंडेक्स। तो इंडेक्स को गेट क्या करेगा? ये स्लैश, आपने इंडेक्स इसके आगे नहीं लगाना होता। और उसके बाद इसके में हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे जो एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल जो हार्ड कोड फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब ये फंक्शन जो आप लिख रहा हूँ, ये आपका मिडलवेयर फंक्शन है। मिडलवेयर जो आपका दरमियान वाला फंक्शन है, जो आपके पिछले कोड को और बाद वाले को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो आपका इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ होता है रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद आपके पास होता है रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट आपके पास होता है नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट होता है नेक्स्ट, और यहाँ पे आप इसको कॉल करते हो यहाँ पे। अब ये जो मिडल फंक्शन है, मिडलवेयर फंक्शन है, ये क्या करता है? ये आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। इसके ज़रिए आप कोई भी फंक्शनैलिटी वो अप्लाई करवा सकता है। ऑलरेडी कोई फंक्शन अप्लाई हो रहा है उसे भी चेंज करवा सकता है। नॉर्मली आपका जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होते हैं। नेक्स्ट बहुत कम यूज़ होता है, 95% आपके ये दो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही कम यूज़ होता है। आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही करोगे। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये आपके पास क्या है? HTTP, ये आपके पास जो आपका कोड है उसको रिक्वेस्ट करने के लिए, एक दरख्वास्त देने के लिए, इसे आप HTTP रिक्वेस्ट आर्गूमेंट कहते हो। HTTP रिक्वेस्ट आर्गूमेंट, HTTP जो आपका एड्रेस है, जो आपका होल वेबसाइट है, उसको आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो अपने कोड को कि मुझे जो अभी डेट और टाइम चल रहा है वो मुझे दो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अपने कोड को रिक्वेस्ट करोगे। उसके बाद आपके पास आता है रिस्पॉन्स। अब जो रिस्पॉन्स है ये आपके पास है HTTP रिस्पॉन्स आर्गूमेंट। तो ये आपका रिस्पॉन्स के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रिस्पॉन्स को RES, यानी उसको कन्वर्जन के लिए, या उसको शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट आपका क्या है? ये आपका कॉल बैक आर्गूमेंट है। जिस तरह से आप जावास्क्रिप्ट अगर आपने सीखी है तो उसका आपने एक सीखोगा कॉल बैक फंक्शन, तो ये आपका कॉल बैक आर्गूमेंट है। तो ये आपके फंक्शन, यानी जिस तरह से कॉल बैक फंक्शन काम करता है सेम उस तरह से काम करता है। इसका यूज़ बहुत कम है, लेकिन जब भी यूज़ करना होगा इन प्रोजेक्ट आपको समझ आ जाएगी। वो जब हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे तो उसमें मैं ये मज़ीद इन डेप्थ बताऊँगा। लेकिन नॉर्मली आपके रिस्पॉन्स और जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है ये यूज़ होते हैं। ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये आपका ब्राउज़र के अंदर जो डाटा है उसको सेंड करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि आप ये कह सकते हो इस्तेमाल उसी के लिए होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे मैं सेंड। अब ब्राउज़र में मैं सेंड करना चाहता हूँ हेलो, इसको सेव करूँगा और यहाँ पे ब्राउज़र को रीलोड करूँगा। यहाँ पे आपके पास हेलो आ गया। ये ऊपर क्या? अब ये जो आपका फाइल पाथ है, आपका जो फाइल वाला मिडलवेयर है,
जो आप उस फाइल रूट भी कह सकते हो, आप इसको पाथ रूट भी कह सकते हो, जो भी आप इसको कहना चाहो, जिसमें आपका जो यूआरएल है वो स्टोर होता है। कि आपका जब यूआरएल कोई भी ना हो, जब आपका इंडेक्स पेज हो तो उसके बाद उसके आगे आपका हेलो प्रिंट हो। लेकिन अगर इसके ऊपर आपके पास अगर हो मिसाल के तौर पे, बल्कि ये आपका एक इंडेक्स ऐसे रहेगा, बल्कि इसे हम ऐसे करते हैं, मैं एग्जाम कर देता हूँ बाबर, कि आपके अगर यूआरएल में बन रहा हो बाबर, उसके बाद आपके पास आ जाए हेलो बाबर। इसे आपको समझाने के लिए हेलो बाबर। इसको सेव किया और इसको करेंगे रीलोड, तो ये कैन नॉट गेट। लेकिन जैसे ही मैं इसका जो यूआरएल यहाँ पे चेंज करूँगा, इसके आगे लिखूँगा बाबर, इंटर किया तो हेलो बाबर आ गया। क्यों? क्योंकि ये आपका जो रूट है, ये आपका रूट मिडलवेयर, ये आपका पाथ मिडलवेयर है। इसने ऊपर वाला जो यूआरएल है उसको इसने अंडरस्टैंड करना है कि यूआरएल में जो आ रहा है उस यूआरएल के ऊपर मुझे कौन सा रिस्पॉन्स करवाना है, कौन सा ये आपका जो मिडलवेयर फंक्शन है उसने कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। तो यहाँ पे हमने किया कि जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करते हुए जो डाटा है हेलो बाबर उसको सेंड करवा दो ब्राउज़र के अंदर। तो इसने वो किया। अब जब बाबर नहीं होगा तो ये क्या, सिर्फ अगर ये स्लैश लगी होगी तो इंडेक्स पेज, जब उसका अगर कोई यूआरएल नहीं आ रहा होगा तो सेम उसी सेम यूआरएल के ऊपर ये, अब ये उस बाबर के आगे क्या रहा है, क्या नॉट गेट स्लैश बाबर, बाबर वाले यूआरएल को ये गेट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैं बाबर ख़त्म करूँगा, सिर्फ लोकल होस्ट पर रन करूँगा तो हेलो बाबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको इसका पाथ यूआरएल है वो समझ आ गया। उसके बाद ये आपके पास है HTTP मेथड। तो इसका आपको ये जो आपको पास ये HTTP मेथड यूज़ हो रहा है, इसमें आपका जो डाटा ब्राउज़र में सेंड हो रहा है वो हो गया। रिक्वेस्ट का भी आपको पता चल गया कि जब हमने किसी ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करनी है, रिस्पॉन्स मैंने आपको करके बता दिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ वेरिएबल और उसको मैं नाम दे देता हूँ माई लॉगर, और इसको मैं यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म करवाता हूँ इसके अंदर। तो जब भी आप इसमें फंक्शन यूज़ करोगे एक्सप्रेस में, नोड.js में, तो आप इसमें दो आर्गूमेंट लाजमी पास करोगे, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, और सेकंड आपका होगा रिस्पॉन्स, और थर्ड अगर आप देना चाहो तो आपका होगा नेक्स्ट। जब आप सिंपल वेरिएबल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हो तब आप इसको यूज़ कर लो, तब ठीक है ये। तो यहाँ पर अब मैं लॉग, और लॉग के अंदर मैं लिखता हूँ लॉग्ड, कि कंसोल में हमें लॉग प्रिंट हो। और इसको अभी हम इस जो वेरिएबल इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, हम ऐप.यूज़, तो ये ऐप जो है ये हमारा एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस किसको यूज़ करे, माई लॉगर को यूज़ करे। अब माई लॉगर क्या है, उसके अंदर हमने ये कंसोल के अंदर ये डाटा प्रिंट आउट करवा दिया। अब जैसे मैं पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ पे आपके पास नीचे लॉग प्रिंट आउट हो गया। अब अगर आपने नेक्स्ट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर नेक्स्ट यूज़ करना चाहो उसके बाद आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। ये आपका कॉल बैक फंक्शन हो गया यहाँ पे, तो ये आपके ठीक है, ये आपका कॉल बैक फंक्शन हो गया। तो ये अब क्या करेगा, अगर आपने कुछ मजीद लाइन प्रिंट आउट करवानी होगी तो यहाँ पे इसको एंड करेगा, नेक्स्ट आपके पास प्रिंट आउट हो जाएगी। तो नेक्स्ट आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बाकी एक्चुअल इसकी जो फंक्शनैलिटी वो आपको जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे तो जब उसमें नेक्स्ट यूज़ होगा तब आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हम अब जो रिक्वेस्ट है उसको यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हम अब जो टाइम वो हम गेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ख़त्म करता हूँ। अब हम इसमें रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं कि आपने रिक्वेस्ट को किस तरह से यूज़ करना है। उसके लिए भी हम यहाँ पे एक सेम वेरिएबल लिख लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं रिक्वेस्ट टाइम, और ये हम एज ए एरो फंक्शन, बल्कि एरो फंक्शन हम नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट सिंपल फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो क्योंकि मे बी आप में से किसी ने ES6 वाली वीडियो ना देखी हो, तो रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स और उसके बाद नेक्स्ट, ये तीन हमने इसके अंदर मेथड कॉल किए। अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं रिक्वेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट क्यों यूज़ होता है। अब रिक्वेस्ट जो ब्राउज़र उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उससे दरख्वास्त करते हैं कि ये काम हमारा करो। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट टाइम, और इसके आगे मैं लिखूँगा अभी की जो डेट है, डेट डॉट नाउ, ये हमारी प्रिंट आउट करवाओ, इसके अंदर ये स्टोर करवाओ। और उसके बाद ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन जो नेक्स्ट है, कॉल बैक आर्गूमेंट जो है वो पास हो जाए। और उसके बाद ऐप डॉट यूज़, और यूज़ के अंदर मैं रिक्वेस्ट जो है, जो हमारी ये रिक्वेस्ट टाइम है, इसको यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा रिक्वेस्ट टाइम। इसको सेव किया और यहाँ पे इसको करेंगे हम रीलोड, और उसके बाद ये हमारे पास हो गया। और अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ मैं, जहाँ पे हेलो बाबर आ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लस साइन यूज़ करते हुए
अब ये जो रिस्पॉन्स है इसको यहाँ पे हम रिक्वेस्ट टाइम को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया और सेव रीलोड किया। तो ये आपके पास अब ये फंक्शन डॉट रिस्पॉन्स, अब ये कंप्लीट डेट और नाउ इस पूरे को ये अब यहाँ पे प्रिंट आउट करवा रहा है। तो यहाँ पे हम बल्कि हम यहाँ पे भी इसके साथ भी ये रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट टाइम और अब इसको रीलोड करेंगे। अब ये आपके पास टाइम आ गया। अब ये आपके पास जो टाइम है ये आ रहा है आपके पास, सॉरी आपकी जो डेट आ रही है वो आपका मिली नंबर में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डेट लिखता हूँ और सेव करके रीलोड करते हैं। तो अब ये आपकी एग्जैक्ट जो डेट है वो आ रहा है, आज यानी फ्राइडे है नवंबर 19, 2021 और उसके साथ जो टाइम है उसको ये स्टोर करवा रहा है। अब ये क्या हुआ कि एक हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करते हुए इस टाइम को हमने यहाँ पे स्टोर करवाया जो अभी के हमारे पास डेट चल रही थी। जब आप डेट यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उसके अंदर आपके पास टाइम, उसका जो डेट है वो सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूड होता है। जब आप डेट यूज़ करते हो मिनट सेकंड सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने डेट जो फर्स्ट एक वेरिएबल ली उसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट करके उस टाइम को स्टोर करवाया और सेकंड जब मैंने उसको ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवाना है तब मैंने यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड है, रिक्वेस्ट आपका ऑब्जेक्ट है, उसको यूज़ करते हुए उसे रिक्वेस्ट की कि ये यानी बराए मेहरबानी ये ऊपर मैंने रिक्वेस्ट टाइम जो फंक्शन यूज़ किया इसको मुझे ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवा दो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट टाइम, तो यानी मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि रिक्वेस्ट टाइम वाला जो फंक्शन है उसको प्रिंट आउट करवा दो। तो इस तरह से आप इसको जो रिक्वेस्ट है इसको यूज़ करते हो। तो आई होप आपको इसकी कुछ होनो होगी। ऑलमोस्ट मैंने इसमें जो आपका बेसिक जितना आपको यानी पता होना चाहिए रिस्पॉन्स के वाले से, रिक्वेस्ट के वाले से, नेक्स्ट के वाले से, वो मैंने आपको बता दिया। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब ये नेक्स्ट हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं ना वो हमारे होंगे बैकएंड पे। अब इसके बाद हम बैकएंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बैकएंड जब इसका स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा अच्छे से कवर अप होंगे क्योंकि उसमें हम एक्चुअल इनको यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। इस टाइम को यूज़ करके हम ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवा रहे होंगे, हम हेडर सेक्शन में प्रिंट आउट करवा रहे होंगे, हम बैकएंड अपना जो डाटा है इसको हम डाटाबेस में सेंड कर रहे होंगे जिसमें हम MySQL भी यूज़ करेंगे और जो MongoDB है उसको भी यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो अब कम्प्लीटली जो Node.js विद MySQL और Node.js विद MongoDB वो दोनों जो अब बैकएंड ट्यूटोरियल्स होने जा रहे हैं जिसमें आप बैकएंड कंप्लीट सीखोगे Node.js की मदद से। तो इंशाल्लाह हम उन वीडियोज़ में अब मुलाकात करेंगे। अब एक्सप्रेस के वाले से जितने भी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वो मैंने इन 2 वीडियो में आपको इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप मज़ीद इसमें अगर आपका कोई सवाल हो या आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो। तो अगर मुझे लगा कि आपका वाकई कोई वैलिड क्वेश्चन है इसके आगे हवाले से तो मैं उसके ऊपर एक अगेन वीडियो बना दूंगा। इसमें भी आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, ये नहीं कि ये आप मैंने 2-3 वीडियो के अंदर जो एक्सप्रेस है इसको ख़त्म ही कर दिया है। ये इसके ऑलमोस्ट 4-5 वीडियो और बन सकती हैं एक्सप्रेस के ऊपर, लेकिन मैं उसको अभी ये स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे तो बाकी चीज़ें उसमें हम कवर अप करेंगे। अभी सिर्फ हार्ड कोड उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उससे यानी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी। जितनी आपको ज़रूरत होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दिया। आपको फाइल जो है वो रन करना लगी HTML की, आपको जो EJS है व्यू इंजन बनाना आ गया, आपको रोटर बनाने आ गया, उसके बाद आपको इनके जो बेसिक मेथड है उनका पता चल गया। ये मोर देन इनफ है प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए। बाकी चीज़ें आप जब प्रोजेक्ट करोगे ये आपके कंसेप्ट सारे पक्के हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आप जब प्रोजेक्ट्स करोगे तो उनके अंदर बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके इंक्लूड हो जाएंगी क्योंकि आपको जो कोर कंसेप्ट है, जो हार्ड कंसेप्ट है वो आपको आते होंगे, बाकी चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। ठीक है, जगह अगर किसी को बाइक चलाना आ जाए ना तो उसको गियर लगाने मुश्किल नहीं होते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।